माइक्रोसिटिक एनीमियाज मतलब कि ऐसे एनीमियाज जिसमें आरबीसीज का मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज़ लेस देन 80 फेमटोलीटर, मतलब कि साइज़ है छोटा। अब आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो बनी होती है हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है, और हीम आगे बनी होती है फ्रॉम आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन। इसी लिहाज से हम इनके नाम याद रखेंगे कि या तो आयरन हो जाएगी कम, ठीक है, तो वो हो जाएगा आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, या फिर आयरन जो है, जो यूज़फुल अमाउंट ऑफ आयरन है जो कि यूज़ हो सकती है हीम बनाने के लिए और अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, वो कम हो जाएगी। मतलब कि जो यूज़ हो सकती है हीमोग्लोबिन आयरन वो कम होगी, ठीक है, और वो मैक्रोफेजेस में स्टोर हो जाएगी, वो बाहर नहीं आ सकती। वो होगा अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। फिर अगर प्रोटोपोरफायरिन जो है वो कम बन रही है, उसकी वजह से आयरन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा विद इन द सेल्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक। फिर ग्लोबिन चेन सिंथेसिस में मसला है, अगर अल्फा चेन्स में मसला है तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन से मसला है तो बीटा थैलेसीमिया। तो ये तो हो गई पहली इसकी डिवीजन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ये सारे के सारे माइक्रोसिटिक एनीमियाज हैं। अब बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले चलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। देखिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपकी आयरन ही कम है, आपकी बॉडी में आयरन कम है, मतलब कि आपकी पहले तो सीरम आयरन कम होगी, ठीक है, फिर आयरन ही कम है तो इसकी स्टोरेज फॉर्म भी कम हो जाएगी। स्टोरेज फॉर्म इसकी कौन सी होती है आपके पास, फेरेडिन, तो फिर फेरेडिन भी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसफेरिन, ठीक है। ट्रांसफेरिन के साथ जब आयरन जो है वो बाइंड ही नहीं करेगी तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी, वो चाहेगा कि उसके साथ आके आयरन बाइंड करे, तो बेसिकली आपकी TIBC इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो तीन हो गए इसके लैब्स जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए हुआ है क्या इसमें, ठीक है, कि आयरन जो है वो कम हो गई है। अब वो कम किस वजह से हो सकती है, देखिए या तो आयरन आप ले नहीं रहे, या आप ले रहे हो तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, या फिर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्लड का, ठीक है, तीन चीज़ें हो सकती है ना। देखिए एक तो है लॉस बहुत ज़्यादा हो गया ब्लड का, जिसमें GI लॉस हो सकता है, मेनोरेजिया हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक ओल्ड एज्ड मैन आपके पास आता है विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो हो सकता है कि कॉलन कैंसर हो, ठीक है। इसमें आप फिर फीकल ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हो, ग्लोनोस्कोपी वगैरह करते हो, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, कि क्रॉनिक ब्लीडिंग है, ठीक है, GI लॉस है, मेनोरेजिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सेट इन हो सकता है। फिर मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है, खा ही नहीं रहा, एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, ठीक है, या फिर डिमांड बढ़ गई है, मतलब यूज़ बहुत हो रही है ना आयरन, जिसमें प्रेगनेंसी एक मेजर चीज़ है, ठीक है। तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका वही वाली बात आ जाती है कि आपकी आयरन कम है तो हीम नहीं बनेगी, हीम नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनती, और मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ कि पहले RBC अगर इतना था, ठीक है, फ़र्ज़ करें, और उसमें इतनी हीमोग्लोबिन थी, ठीक है, तो अब जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ तो हीमोग्लोबिन बनी कम, ठीक है, RBC उतना ही साइज़ है, अब हीमोग्लोबिन जो थी वो हो गई, फ़र्ज़ करें इतनी हो गई, ठीक है। तो RBC तो कहता है यार ये तो कंसंट्रेशन हो गई कम इसमें, ठीक है, तो अब RBC क्या करता है, अल्टीमेटली RBC अपना साइज़ छोटा कर लेता है, मतलब कि RBC छोटा हो जाता है, ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो उतनी ही रहती है, कम ही है जो, ठीक है, तो RBC का साइज़ छोटा हो गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो भी कम हो गई, ठीक है, साइज़ छोटा हो गया, तो इसीलिए माइक्रोसाइटोसिस होती है। यही तरीका है
माइक्रोसाइटिक एनीमिया का, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि आपकी आयरन कम हो गई, टीआईबीसी बढ़ गया, फेरेटिन कम हो गई, माइक्रोसाइटोसिस हो गई, हाइपोक्रोमेसिया हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गई सिंपल। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है, प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। इसका निमोनिक था डाई, DIE। एक है डिस्फेजिया, एक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और ई से आ जाता है इसोफेजियल वेब। तो ये बेसिकली एक ट्रायड है जो आपने याद रखना है। एक चीज़ इसमें से मिस कर देते हैं और वो पूछ लेते हैं MCQ में, तो यही आता है, या फिर तीनों चीज़ें दे देते हैं, पूछते हैं क्या है ऐसे, तो उसका आंसर प्लमर विंसन सिंड्रोम होता है। तो ये तो हो गया आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब हम चलते हैं दूसरी तरह के आयरन के एनीमिया की तरफ, जो कि है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। अब देखिए, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ मतलब कि एक इंसान है आपके पास, उसको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज़ है। अब वो जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है, ठीक है, उसमें ज़ाहिर बात है आपके इन्फ्लेमेशन वगैरह भी होती है, ठीक है। अब क्रॉनिक डिजीज़ पहले तो आपको एसोसिएशंस पता होनी चाहिए कि इसकी किसके साथ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना आपने याद रखनी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, SLE, इसके बाद कैंसर्स आ जाते हैं सारे, ठीक है, और CKD, ठीक है। CKD में तो इरिथ्रोपोइटिन भी कम होती है, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ तो है ना ये, ठीक है। तो होता क्या है अल्टीमेटली, जब क्रॉनिक डिजीज़ होती है तो आपका जो लिवर है वो सिंथेसाइज करता है इन्फ्लेमेटरी मार्कर, जिसको हम कहते हैं हेप्सिडिन। अब हेप्सिडिन जो है, अगर फ़र्ज़ करें कि ये एक मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज की बात हो रही है, ठीक है, तो हेप्सिडिन लिवर ने बनाया। हेप्सिडिन क्या करता है कि आयरन को करता है बाइंड और मैक्रोफेज के अंदर ले जाता है। हेप्सिडिन और आयरन का बेसिकली बन जाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और वो मैक्रोफेज के अंदर बाउंड हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल सकता। अब जब वो मैक्रोफेज के अंदर बाउंड हो गया और बाहर नहीं निकल सका, तो फिर आपके पास जो अवेलेबल आयरन है, बाहर की तरफ अवेलेबल आयरन है, वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मतलब कि आपका सीरम आयरन जो है क्या हो गया, कम, ठीक है, सीरम आयरन हो गया कम, ठीक है। अब वो करता इसलिए है ताकि अगर कोई बैक्टीरिया है ना, ठीक है, तो उसको आयरन ना मिले कि वो उसके साथ एक्ट करके, ठीक है, आपकी बॉडी को डैमेज पहुंचा सके, ठीक है। तो इसलिए ये एक होता है, एक ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ जब सोचते हैं तो इसमें मसला ये कि साथ अनीमिया भी करवा देता है। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है हेप्सिडिन वाला, लेकिन ये अनीमिया करवा देता है क्योंकि आयरन अवेलेबल कम हो गया। जब आयरन अवेलेबल कम हुआ तो उसकी वजह से वही हीम कम बनी, फिर हीमोग्लोबिन कम बनी, माइक्रोसाइटोसिस हुई, वही वाला सीन। लेकिन अब माइक्रोसाइटिक अनीमिया जो ACD है, ठीक है, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, इसमें मैंने आपको बताया कि अंदर ज़्यादा स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन बढ़ रही है। तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी जो फेरेटिन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, फेरेटिन बढ़ जाएगी। अब आती है तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, वो है TIBC। अब मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि TIBC बढ़ जाती है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि एक तो क्या कहते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपकी ट्रांसफेरन बढ़ती है, ठीक है, और आयरन कम होती है, तो उसकी वजह से आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ट्रांसफेरन की बढ़ जाती है, ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ट्रांसफेरन की बढ़ जाती है। लेकिन अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में ट्रांसफेरन नहीं बढ़ती, ठीक है। तो आपकी जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है या वो कम होती है, ठीक है, ज़्यादातर वो कम ही होती है, या वो नॉर्मल होती है, ठीक है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादातर कम होती है इन अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रांसफेरन भी कम है, ठीक है। तो ये है आपका अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। इसका ट्रीटमेंट भी यही होता है कि आप जो कॉज होता है ना उसको ट्रीट कर दो तो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ ठीक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है, इंटरल्यूकिन 6 कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हेप्सिडिन वगैरह कम बन रहे होते हैं, तो वही वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। अब आपके जो ये दोनों थे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ये तो मैंने करवा दी है। अब पहले हम चलते हैं अल्फ़ा और बीटा चेन वाले अनीमियाज़ पे, जो कि हैं आपके थैलेसीमियाज़, ठीक है। अब देखिए, थैलेसीमिया एक होता है अल्फ़ा थैलेसीमिया और एक होता है जी बीटा थैलेसीमिया, क्योंकि दो ही चेन्स होती है ना, एक अल्फ़ा चेन होती है, एक बीटा, मतलब कि अल्फ़ा चेन्स होती हैं और बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। अब अगर अल्फ़ा ग्लोबिन जीन में कोई मसला आ जाए, ठीक है,
अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है ड्यू टू डिलीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो बीटा थैलेसीमिया है वो होता है ड्यू टू म्यूटेशन। एक तो चीज़ ये आपने याद रखनी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है ना, कि जो अल्फ़ा जो चेन होती है ना, ठीक है, अब उसमें 4 अलील्स होते हैं, ठीक है, 4 अलील्स होते हैं, ठीक है। अगर, ठीक है, चारों अलील जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं, ऑल 4 अलील्स आर डिलीटेड, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो अगर सारी की सारी अल्फ़ा जो 4 अलील्स हैं वो डिलीट हो जाती हैं, तो इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई अल्फ़ा चेन बनेगी नहीं, ठीक है। तो जो आपकी हीमोग्लोबिन बनेगी वो सिर्फ गैमा चेन से बनेगी, वो बनेगी जी गैमा 4। इसको हम कहते हैं बार्ट्स हीमोग्लोबिन, बार्ट्स हीमोग्लोबिन। और ये इनकम्पैटिबल विद लाइफ होती है कि ये जो बंदा है, जो बच्चा है, वो सर्वाइव नहीं करता, ठीक है, हाइड्रॉप्स फेटालिस होता है और बच्चा मर जाता है, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर 3 अलील्स डिलीट होती हैं, ठीक है, अगर 3 अलील्स डिलीट होती हैं, अगर 3 अलील्स डिलीट होती हैं, ठीक है, तो उसमें आपने याद रखना है कि अल्फ़ा चेन्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। इसीलिए जो आपकी बीटा चेन्स होती हैं वो मिल जाती हैं आपस में, वो बना देती हैं जी बीटा 4 कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन H, हीमोग्लोबिन H। इस केस में आपका मॉडरेट टू सिवियर माइक्रोसिटिक अनीमिया होता है, वही वाली बात, ठीक है। अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। अब कितनी आएंगी अलील्स? 2, ठीक है, 2 अलील्स की डिलीशन। अगर तो 2 अलील्स डिलीट होती हैं तो फिर क्या होगा? फिर बेसिकली होगा ये कि अल्फ़ा चेन, जारी बात है, ओवरऑल कम प्रोड्यूस होंगी, लेकिन इस केस में लेस क्लिनिकली सिवियर अनीमिया होगा, लेस क्लिनिकली सिवियर अनीमिया। और अगर सिर्फ एक अलील जो है, ठीक है, वो डिलीटेड है, मतलब कि डिलीटेड है, मतलब कि यहाँ पे आपकी 0 हैं, यहाँ पे आपकी 1 अलील है, यहाँ पे आपकी 2 अलील है, यहाँ पे आपकी 3 अलील सही हैं, ठीक है। तो इस केस में आपकी एसिम्टोमेटिक पेशेंट होगा, सिम्टम्स कोई नहीं होंगे बच्चे में, ठीक है, तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्लिनिकली साइलेंट। अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, देखिए, अगर एक अलील जो है वो डिलीटेड है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया मिनिमा, कोई एनीमिया नहीं होगा, ये साइलेंट कैरियर है। अगर 2 अलील्स डिलीटेड हैं, अब वो ट्रांस भी हो सकती है और सेस भी हो सकती है, मतलब कि डिलीशंस अगर एक ही क्रोमोसोम पे हो जाएं, ठीक है, तो वो होती है सिस, एक ही क्रोमोसोम पे, और सिस होती है ज़्यादातर एशियंस में, ठीक है। और अगर डिफरेंट क्रोमोसोम से हो जाए तो वो होती है ट्रांस, और ट्रांस होती है ज़्यादातर अफ्रीकन्स में, ठीक है। पूछ सकते हैं, पूछा कभी नहीं गया वैसे, ये अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर कंसिडर करते हैं, इसमें माइल्ड अनीमिया होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सिस इज़ मोर डेंजरस, सिस इज़ मे वर्सन द आउटकम फॉर द कैरियर्स ऑफ स्प्रिंग, इसने आगे जाके मुश्किल करना है, ठीक है, तो ये अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। फिर आ जाती है 3, अगर 3 डिलीट हो जाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बीटा 4 बन जाएगी और हीमोग्लोबिन H डिजीज़ होगी, जिसमें मॉडरेट टू सिवियर माइक्रोसिटिक अनीमिया है। और अगर चारों डिलीटेड हैं, ठीक है, तो फिर गैमा 4 बनेगी, ठीक है, जिसमें आपका बार्ट्स हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, और ये डेथ हो जाती है बच्चे की उसी वक्त, हाइड्रॉप्स फेटालिस, दैट इज़ इनकम्पैटिबल विद लाइफ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अल्फ़ा थैलेसीमिया, ठीक है। अब हम चलते हैं बीटा थैलेसीमिया की तरफ, जिसमें है म्यूटेशन,
अब हम चलते हैं बीटा थैलेसीमिया की तरफ। अब बीटा थैलेसीमिया मैंने आपको बताया था होती है म्यूटेशन, और म्यूटेशन होती है ज़्यादातर एट क्रोमोसोम नंबर 11। इसका ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर 11। अब इसके दो टाइप्स हैं, एक है माइनर, एक है मेजर। अब माइनर में जो बीटा चेन्स हैं उसकी प्रोडक्शन होती है कम, ठीक है, कम प्रोडक्शन होती है, लेकिन होती ज़रूर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बीटा थैलेसीमिया माइनर में ये है माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजीज़, ठीक है, माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजीज़ है, ठीक है, और इसमें होता ये है कि ये ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होती है, ठीक है, कि पेशेंट में कोई साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि वही माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज होते हैं, और इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ जो है ना वो ये है कि इसमें होते हैं टारगेट सेल्स, टारगेट सेल्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जब आप हीमोग्लोबिन की इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो, ठीक है, तो अब देखो बीटा चेन तो कम बन रही है, तो हीमोग्लोबिन ए जो है, ठीक है, ऑब्वियसली वो हो जाएगी कम, ठीक है, ये तो हो गई पक्की बात, ठीक है। लेकिन इस केस में फिर क्या होगा कि आपकी जो हीमोग्लोबिन A2 है, ठीक है, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन F बढ़ भी सकती है, हो सकता है उतनी ही हो, ठीक है। देखिए मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन A जो है ना, ठीक है, उसकी होती है आपकी अल्फ़ा 2 बीटा 2, ठीक है। जो A2 है ना आपकी, A2 जो है ना वो होती है आपकी अल्फ़ा 2 डेल्टा 2, ठीक है, और ठीक है जो F होती है वो होती है अल्फ़ा 2 एंड गामा 2, ठीक है। अब अल्फ़ा चेन्स में तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर बीटा चेन नहीं बनती, ठीक है, अल्फ़ा चेन तो ऐसे ही है ना, अगर नॉर्मली उसने अल्फ़ा 2 बीटा 2 बनानी थी, ए बनानी थी उसने, अगर ये नहीं बन रही तो फिर ज़्यादा क्या बनेगी, अल्फ़ा 2 डेल्टा 2 जो कि है हीमोग्लोबिन A2। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी असल में इसकी, ठीक है, जो आपने अपने ज़हन में रखनी है। नॉर्मल वैल्यू याद रख लें कि हीमोग्लोबिन A2 जो है ना नॉर्मली 2.5 होती है, ठीक है, 2.5%, तो इसमें 5% के करीब पहुंची होती है, ठीक है। अब आ जाता है मेजर, मेजर बीटा थैलेसीमिया। इसमें बीटा चेन जो है वो बनती ही नहीं है, बनती है ही नहीं, ठीक है। तो जब बीटा थैलेसीमिया में जब बीटा चेन बननी नहीं है तो ये हो जाएगी आपकी मोस्ट सवेयर फॉर्म ऑफ द डिज़ीज़, ठीक है, सवेयर फॉर्म है डिज़ीज़ की ये, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि आपके सामने फिर वही वाली बात आ जाती है, ठीक है, कि इसमें जो अल्फ़ा टेट्रामर्स जो है ना वो एग्रीगेट कर जाते हैं, ठीक है, और आरबीसीज को मतलब कि अल्फ़ा 4 जो है वो एग्रीगेट होता है और आरबीसी को डैमेज करता है, ठीक है, और अल्टीमेटली हेमोलिसिस करवाने लग जाता है आरबीसीज की, जिसकी वजह से आपका मैसिव एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेसिया होता है। मतलब कि आपका जो बोन मैरो सेल्स हैं वो प्रोडक्शन करने लग जाते हैं सेल्स की, जिसकी वजह से आपकी जो रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन है उसकी वजह से क्रू कट अपीयरेंस आती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रू कट अपीयरेंस आती है। एक तो चीज़ ये हो गई, ठीक है, मतलब कि चिप मंक फेसेस आ जाते हैं साथ फेशियल बोन्स की वजह से, चिप मंक फेसेस, ठीक है, एक्सरे पे क्रू कट, वैसे चिप मंक फेसेस बन जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ रिस्क होता है ए प्लास्टिक क्राइसिस का विद पार्वोवायरस P19 इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसका हल क्या होता है कि आप बच्चे को ट्रांसफ्यूज़ करी जाते हो ब्लड, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करी जाते हो कि चलो उसका काम चलता रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आयरन बिल्डअप होने लग जाते हैं बच्चे में, ठीक है, और हीमोक्रोमेटोसिस सेट इन हो जाती है। बस एक चीज़ ये आपने याद रखनी है। तो इसमें भी आपकी हीमोग्लोबिन ए जो है वो कम होगी, ठीक है, विद इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन A2 एंड हीमोग्लोबिन F, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका जो रिटन वर्जन है बीटा थैलेसीमिया का वो दिखा देता हूँ। देखें, पॉइंट म्यूटेशंस हैं इन स्प्लाइस साइट्स एंड प्रमोटर सीक्वेंसेस ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, जिसकी वजह से बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस कम हो गई। माइनर है, मेजर है। माइनर जो है उसमें अंडर प्रोडक्शन है, अंडर प्रोडक्शन का मतलब है कि, ठीक है, ये है, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक होता है ज़्यादातर, कन्फर्म बाय इंक्रीज हीमोग्लोबिन A2 जो मोर देन 3.5% होती है।
अच्छा, बीटा थैलेसीमिया मेजर में बीटा चेन एब्सेंट होती है, मतलब कि बीटा नॉट, ठीक है। अब माइक्रोसिटिक है हाइपोक्रोमिक एनीमिया विद टारगेट सेल्स, ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसको चाहिए होती है, मैरो एक्सपेंशन होती है। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई, क्रू कट ऑन स्कल एक्सरे एक चीज़, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ दूसरी चीज़, जिसमें जिपमंक फेसेस आ जाते हैं एक्स्ट्रा मेडलरी हेमेटोपोएसिस की वजह से, ठीक है। और इंक्रीज रिस्क ऑफ ए प्लास्टिक क्राइसिस ड्यू टू पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थे आपका बीटा थैलेसीमिया जो कि पूछा जाता है। अब एक तरह का एनीमिया रह गया हमारा माइक्रोसिटिक, जो कि है हमारा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अब सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया मैंने आपको बताया था कि देखिए ALA सिंथेज जो है ना, ये एक होता है एंजाइम, ठीक है। ALA सिंथेज की जीन अगर डिफेक्टिव होगी तो वो एंजाइम नहीं बनेगा। और ALA सिंथेज बेसिकली होता किस लिए है, ALA सिंथेज जो है वो काम कर रहा होता है अमाइनो लेवुलिनिक एसिड की फॉर्मेशन में, जिसने आगे जाके आपकी प्रोटोपॉर्फायरिन बनानी है, ठीक है। अब ALA सिंथेज या तो एंजाइम का मसला है, ठीक है, एंजाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीन में मसला आ गया, या फिर वहाँ पे आपकी B6 विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि B6 जो है वो रिक्वायर्ड होती है ALA सिंथेज एंजाइम के लिए। या तीसरा चीज़ क्या है कि आइसोनियाजिड जो है ना, ठीक है, आइसोनियाजिड जो है वो B6 की डेफिशिएंसी करवा रही होती है, तो उसकी वजह से भी अल्टीमेटली आपकी ALA सिंथेज का एंजाइम जो है वो एक्टिविटी नहीं कर रहा होता पूरी, तो उसकी वजह से आपकी प्रोटोपॉर्फायरिन नहीं बनती। प्रोटोपॉर्फायरिन नहीं बनती तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी आयरन जो है वो यूज़ अप नहीं होती फॉर मेकिंग हीम, ठीक है। हीम नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, माइक्रोसिटिक एनीमिया सडन हो जाएगा। ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आयरन बढ़ जाएगी क्योंकि आयरन यूज़ अप नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन इसमें नॉर्मल या डिक्रीज TIBC होगा, और फेरेटिन बढ़ जाएगी, आयरन भी बढ़ गई, फेरेटिन भी बढ़ गई, ठीक है। रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट होंगे, मतलब कि उसके अंदर आयरन के स्टोर्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ RBCs, क्योंकि उसमें आयरन एक्यूमुलेशन शुरू हुई होगी, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट होता है पेरिडॉक्सिन दे देते हो, ठीक है, अगर B6 डेफिशिएंसी हो या आइसोनियाजिड हो यूज़ उसकी वजह से TB में, तो फिर उसकी वजह से ये वाला मसला नहीं होता और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया क्योर होने लग जाता है। तो ये है आपका सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये आ जाती है आपकी आयरन स्टडीज़, वही सीरम आयरन देखें, आयरन डेफिशिएंसी में सीरम आयरन भी कम है, फेरेटिन भी कम है, लेकिन TIBC बड़ी होती है, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ में, ठीक है, आपकी सीरम आयरन कम है, ठीक है, लेकिन अब वो अंदर ज़्यादा स्टोर हो रही है, ठीक है, तो फेरेटिन बढ़ जाएगी, ठीक है। साथ ट्रांसफेरन तो कम है ही, मैंने आपको बताया था इसका तरीका। हीमोक्रोमेटोसिस में आयरन ओवरलोड स्टेट होती है, आपको पता है, तो सीरम आयरन और फेरेटिन ज़्यादा होगी, TIBC कम होगी, ठीक है, और ट्रांसफेरेंट सेचुरेशन देखें आप कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो है ना, इनका फ़र्क आपको बड़े अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सारे के सारा माइक्रोसिटिक एनीमियाज।